स्वागत है आप लोगों का आज की लाइव क्लास के अंदर। सर क्या ये सारे नोट्स जो हैं जो आप हमें वन पेजर दे रहे हो हमारी बुक में भी? हाँ बेटा, बुक में डिटेल में है। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, नहीं तो ये फिर मैं क्लास में या तो लिखवा दूं या मैं आपके लिए बना के ले आऊं। आई होप आप भी इस बारे में बिलीव करते हैं कि ये आपको काम आ जाएगी पीडीएफ लास्ट में। कम ऑन, यस और नो? इन सबको आप लोग अपने पास रख सकते हैं और इससे बहुत शॉर्ट में आप लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, तो परेशान बिल्कुल ना हो। ओके, अश्मित कह रहा है मैंने वन पेजर ड्रॉ ही कर लिया। ये तो सबसे अच्छी बात है अगर आप खुद ही लिख के देख लो, नहीं तो मेरी तरफ से तो बच्चों आपको इसकी पीडीएफ मिल ही रही है, किताब आपके पास पहुंच रही है, किताब में से ही है सब कुछ। बस मैंने उसका शॉर्टर वर्जन बनाना शुरू कर दिया है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, मेरे दिल के टुकड़ों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, आ जाओ, अब मेरे साथ आ जाओ बच्चों। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग अपना एसए 300 कंटिन्यू करेंगे। क्या आपको याद है एसए 300 का नाम क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो, गिव मी अ थम्स अप। यस सर, एसए 300 क्या नाम था? जल्दी बता दो बेटा। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कम ऑन, क्या? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। कहां चला गया? क्या पाप हो गया मुझसे? हाँ, ये रहा बच्चों, ये रहा प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी क्विक रिवीजन मैं आप लोगों को कराता हूं। बच्चों याद रखें, हमारी प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिट कैसा हो जाए एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में। एक बात। दूसरी बात याद रखिएगा बच्चों, क्या हमें एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए प्लानिंग में? आंसर इज यस। उनसे क्या मिलता है? एक्सपीरियंस और इनसाइट्स। कम ऑन, एक्सपीरियंस और इनसाइट बोल दो हाँ या ना। कम ऑन, राइट। और साथ साथ में बच्चों इससे ऑब्वियसली हमारा ऑडिट कैसा हो पाएगा? इफेक्टिव और एफिशिएंट। अच्छा, क्या ऑडिटर अपने प्लानिंग के कुछ एलिमेंट्स मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकता है? कम ऑन गाइस, रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है, बस बताओ कर सकता है कि नहीं? यस कर सकता है, बट एट द सेम टाइम से क्या ध्यान रखना है कि भाई साहब कहीं से भी इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो। और एक बात हमेशा याद रखें, ऑडिट प्लानिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने कुछ मैटर शेयर करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते हो। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। फिर बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम नहीं तो बच्चों 5 से 8 बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। बेटा बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, तो बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग जैसे शुरू करो, अटेंशन, ये वर्ड याद रखे, ये टोन याद रखे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सबसे पहले ये याद आएगा, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। मेरे साथ पहला वर्ड बोलो, क्या? अटेंशन। डन। अब वो जैसे ही आपने अटेंशन बोला तो याद रखे अटेंशन कहां पे बेटा? इंपॉर्टेंट एरियाज पे। फिर रिजॉल्व, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम। फिर जेनरिक बातें, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज। फिर सिलेक्शन अपने असिस्टेंट्स का, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का, उनकी डीएसआर और सबका कोऑर्डिनेशन। सिलेक्शन किसका? एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का, उनकी डीएसआर। डीएसआर क्या है? डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। और बेटा सबका क्या? कमान, सबका क्या? कोऑर्डिनेशन। क्या ये बातें आपने याद रखी है? कम ऑन, यस और नो, जल्दी बोलिए बच्चों। 5 से 8 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो बच्चा इसे छोड़ के जाएगा उसे पाप चढ़ेगा। अच्छा जी, देन थोड़ा टेक्निकल पार्ट था, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, पीईए, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। जरा मुझे बताइए, आपको पहले एसए का फ्रेमवर्क पता है? अब स्टैंडर्ड के अंदर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी है और प्लानिंग एक्टिविटी है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के अंदर 3 बातें, एसए के साथ बोलना, 220, 220, 210। मेरे साथ 220, 220, 210। ओके, 220 में कौन सी वाली? एक्सेप्ट कॉन्टिनेंस से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स है वो कैरी करो, राइट। 220 में कौन सी वाली बेटा? एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स है आपको वो परफॉर्म करने हैं। और साथ साथ में आपने इंश्योर करना है कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स से आप लोग जो है वो मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कंप्लाइंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आखिरी ये इंश्योर करो कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में अंडरस्टैंडिंग आ गई है या नहीं आ गई है। कम ऑन गाइस एवरीवन, ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है। पीईए, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, एसए के साथ बोलना, 220, 220, 210। 220 सबसे पहले हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे? आपके कॉन्टिनेंस रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। 220 फिर से हमारी जो एथिकल रिक्वायरमेंट की कंप्लाइंस है हम लोग वो इंश्योर करेंगे। और 210 हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि हमारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो एग्री हो चुके हैं या नहीं। अच्छा, जब हम कॉन्टिनेंस रिलेटेड प्रोसीजर करेंगे तो आपको किस बात में हेल्प मिलेगी कि भाई साहब जो आप ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो उसकी जो मैनेजमेंट है वो इंटीग्रिटी वाली है या नहीं। जब आप एथिकल रिक्वायरमेंट वाली चीजें इंश्योर कर रहे हो तो क्या आपको हेल्प मिलेगी? आपको हेल्प मिलेगी, आपके पास प्रॉपर इंडिपेंडेंस और प्रॉपर एबिलिटी है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को अगर आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं तो क्या हेल्प मिलेगी कि भाई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है क्लाइंट और मेरे बीच में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेके। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए बच्चों। अच्छा जी, आ जाओ मेरे साथ बच्चों, पास करेंगे सीए एग्जाम्स, कुछ भी नहीं है, हम फोन डालेंगे ढंग से जाके, बस साथ में जुड़ रहना है आपने। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों हमारा मेन ऐसे शुरू होता है प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी में हमारे पास सबसे मेजर 2 चीजें क्या क्या आती हैं? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान।
ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। क्या आपने कुछ वर्ड्स जोड़ रखे हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के साथ? अंदर से वो आवाजें निकालो बच्चों। स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। मेरे साथ, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। और स्कोप के साथ कोई वर्ड जोड़ रखा है क्या? स्कोप के साथ कोई वर्ड जोड़ रखा है? कवरेज। स्कोप जैसे ही आए वैसे ही आप लोग कवरेज बुलाएं। कम ऑन, स्कोप जैसे ही आए वैसे आप लोग कवरेज बुलाएं। कवरेज में कि भाई आपने क्या क्या चीज कवर करनी है अपने ऑडिट के दौरान, ब्रांचेस कवर होनी है नहीं, एफआरएफ क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें कवरेज से रिलेटेड हम यहाँ पे आज ले आएंगे। फिर उसके बाद बच्चों प्लान की अगर मैं बात करूं तो प्लान में लिखा होता है एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। अच्छा मुझे बताओ कौन सी चीज है जो ब्रॉड है? कौन सी चीज है जो ब्रॉड है? चैट ऑन कर दी मैंने। कौन सी चीज है जो ब्रॉड है? कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स। क्या ब्रॉड है? क्या ब्रॉड है? क्या ब्रॉड है? जिन्होंने प्लान लिखा है ना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, नलायक को शर्म। दुष्टों, सारी मेहनत पानी फेर दिया तुमने, और वो भी घूम घूम के फेरा है। स्ट्रैटेजी ब्रॉड है भाई, प्लान डिटेल्ड होता है। स्ट्रैटेजी ब्रॉड है, प्लान क्या होता है? डिटेल्ड। अच्छा, डैश के बेसिस पे डैश बनता है, ऑर्डर में लिखना, डैश के बेसिस पे डैश बनता है। स्ट्रैटेजी के बेसिस पे प्लान बनता है, स्ट्रैटेजी के बेसिस पे प्लान बनता है। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ कहना। ये बातें याद रखने वाली थी बहुत, ये बच्चों इतनी बार बोली गई थी, बट एनीवेज चलो ठीक है कोई बात नहीं, सह लेंगे। थोड़ा सा चैट ऑफ कर दी है। हाँ जी, तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी याद रखें बच्चों। स्ट्रेटेजी में आता है स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। इट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, राइट। ओएएस, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इज द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑडिट प्लान। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों ये दो सुपर डुपर हिट क्वेश्चन हमने करे थे। सबसे पहले तो कि ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसे हेल्पफुल रहेगी ऑडिटर के लिए। ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसे हेल्पफुल रहेगी ऑडिटर के लिए? कैसे हेल्पफुल रहेगी? NETM रिसोर्सेज, NETM रिसोर्सेज, एन नेचर ऑफ रिसोर्सेज। कैसे लोग चाहिए? एक्सपीरियंस या नए वाले भी चल जाएंगे, सीनियर्स या जूनियर्स भी चल जाएंगे। और आपको बच्चों एग्जांपल भी दे रहा हूं। हाई रिस्क एरिया में कैसे लोग चाहिए? हाई रिस्क एरिया में कैसे लोग चाहिए? एक्सपीरियंस लोग चाहिए भाई, राइट। अच्छा, एंड ई से क्या होता है? एक्सटेंड। एक्सटेंड से आप समझ चुके हो कितने, राइट। कितने लोग चाहिए? ज्यादा लोग चाहिए, कम लोग चाहिए? अगेन फिर वही वाली बात कि भाई हाई रिस्क एरिया में ज्यादा लोग चाहिए, इंपॉर्टेंट एरियाज में ज्यादा लोग चाहिए, राइट। एंड ई टी से क्या होता है बेटा? टी से क्या होता है? टाइमिंग। कब लोग चाहिए? कब लोग चाहिए? ये तो आपको याद होगा कि आपको इंटरिम डेट्स पे लोग चाहिए या की कट ऑफ डेट्स पे लोग चाहिए। कम ऑन गाइस जल्दी बोलो। अच्छा, और एम मतलब मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा? कैसे ब्रीफिंग होगी? कैसे डीब्रीफिंग होगी? कैसे इनका डीएसआर होगा? याद आ रही है बातें? कैसे ब्रीफिंग होगी, कैसे डीब्रीफिंग होगी, कैसे इनका डीएसआर। व्हाट इज डीएसआर? कम ऑन एवरीवन हैज टू स्पीक। डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। और कैसे इनके काम को हम लोग कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। और साथ में एक लाइन और बोल देता हूं, समझाऊंगा बाद में, क्वालिटी कंट्रोल कैसे रखा जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल कैसे रखा जाएगा। खत्म क्वेश्चन, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों। इसी स्पीड से आप एग्जाम से पहले रिवाइज करने बैठोगे ना, बचे जो भी आपको 1-1.5 दिन मिलेगा, 2 बार ऑडिट रिवाइज कर सकते हो, 2 बार। लेकिन तभी हो पाएगा जब आप लोग जो है पहले मेहनत करके रखोगे। रिवीजन अच्छी तभी होती है जब पढ़ाई अच्छी कर रखी हो। आइए देन इसके बाद क्या हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था, एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। फैक्टर्स कौन कौन से कंसिडर करने हैं? कम ऑन गाइस, बहुत बोल बोल के याद कराया था आपको। CSROETE, तुषार कपूर, PEAOE, याद आ रही है बातें? CSROETE, PAOE, और लास्ट में NET ऑफ रिसोर्सेज। कम ऑन, CS में क्या था बच्चों? CS में क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप। ठीक है, हम कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप को ध्यान में रखेंगे। RO में क्या था? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ETE फैक्टर्स डायरेक्टिंग दी एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स भी ध्यान में रखने हैं। जैसे कि कोई हाई रिस्क एरिया है, वहां पे एंगेजमेंट टीम एफर्ट ज्यादा लगेगा, तो हमें पहले से पता होना चाहिए ताकि हम स्ट्रेटजी अच्छी बना पाए। एंड फाइनली PEAOE यानी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में जो हमने किया और अदर एंगेजमेंट में जो हमने किया कंपनी के साथ, हमें उसको भी ध्यान में रखना है स्ट्रैटेजी बनाते समय। एंड अल्टीमेटली वी नीड टू कंसीडर दी NETM ऑफ रिसोर्सेज आल्सो व्हाइल फॉर्मुलेटिंग दी ऑडिट स्ट्रैटेजी। क्या बोलती पब्लिक? बच्चों, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं, प्लीज रिवीजन कर लिया करो। आप क्लास में आते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, रिवाइज भी कर लोगे, फोड़ दोगे, कोई आपको हराने वाला है ही नहीं। कोई आपको हराने वाला है ही नहीं। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको हरा सकता है, वो आपको देखना है इधर, तो जाके शीशे में खड़े हो जाएं और देखें उस शीशे में झांक के। याद रखें बच्चों, शोले पिक्चर का डायलॉग है, गब्बर सिंह को कोई मार सकता है ना तो खुद गब्बर। मरता नहीं है गब्बर, लास्ट में ठाकुर उसको जिंदा छोड़ देता है, और फंसता भी गब्बर अपनी गलती से। क्या जरूरत थी भाई बसंती से मजे लेने की? कालिया और सांबा से काम चल तो रहा था तुम्हारा। एनीवेज, पॉइंट क्लियर है सबको? जल्दी बोल दो, कम ऑन जल्दी बोलो।
प्लीज। आइए बच्चों, तो ये हमारा यहाँ वाला काम जो है कंप्लीट हो गया था और आज बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे ऑडिट प्लान के ऊपर। साथ में जुड़िएगा बच्चों, माता रानी फल देगी और इस बार में ही फल देगी क्योंकि हम इस बार ही मेहनत कर रहे हैं, राइट। हम मेहनत को डेफर नहीं करेंगे, माता रानी फल को डेफर नहीं करेगी। आओ बेटा आओ मेरे साथ चलो जरा। ऑडिट प्लान, सबसे पहले तो बता दो क्या ज्यादा डिटेल्ड होता है, स्ट्रैटेजी या प्लान? चैट ओपन कर रहा हूं, क्या ज्यादा डिटेल होता है, स्ट्रैटेजी या प्लान? इसमें गलती करोगे तो भाई साहब सुनोगे मुझसे। चलो थैंक गॉड, प्लान जो है ज्यादा डिटेल्ड होता है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बात रुक जाओ, प्लान ज्यादा डिटेल्ड होता है, राइट। प्लान के अंदर होता क्या है, NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जो ऑडिट प्रोसीजर्स, जो टेस्ट आप कंडक्ट करने वाले हो। आप AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये नाम सुने आपने मुझसे, AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन, हर बार फुल फॉर्म बोलता हूं। A एनालिटिकल प्रोसीजर, E इंक्वायरी, I इंस्पेक्शन, O ऑब्जर्वेशन, U रिकैलकुलेशन, रिकन्फर्मेशन एंड एक्सटर्नल रिकैलकुलेशन हो गया, रीपरफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इनका NET लिखा होता है आपके ऑडिट प्लान के अंदर डिटेल में। इज दैट क्लियर? बोलिए। आइए रीड करते हैं। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी दैट इंक्लूड्स NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। बच्चों फिर से मैं आपको कैसे समझाऊं, मतलब कैसे मैं आपको प्रूफ करूं कि बेटा हम जान लगा रहे हैं आपके लिए। एक एक वर्ड रीड करवाना टीचर की बस की बात नहीं होती है, आलस कर जाते हैं टीचर्स। मैं आपको एक एक वर्ड रीड करवाता हूं, प्लीज रीड किया करो मेरे साथ, इसे आलस में मत जाने दिया करो, ठीक है? आ जाओ। देन इसके बाद इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मजे की बात बच्चों, NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बताने थे तो इसको आगे एक्सपैंड कैसे किया कि ऑडिट प्लान में क्या लिखा होगा। NET ऑफ रैप, मेरे साथ बोलो, गा के बोलो, NET ऑफ रैप, बोलो NET ऑफ रैप, NET ऑफ फैप, ओ ऐप, तीन बातें बोलनी है। NET ऑफ रैप, NET ऑफ फैप, ओ ऐप। तो ऑडिट प्लान के अंदर होते तीन चीजें। NET ऑफ रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, SA 315 में आता है। हमने रिस्क असेसमेंट के बारे में कुछ चीजें पढ़ी हुई है क्या? ऑडिट प्लान में ऑडिटर लिखेगा ना कि मैं रिस्क कैसे असेस करूंगा, वो सारी बातें। NET ऑफ फैप, व्हाट इज फैप? वो रिस्पॉन्स टू द रिस्क, रिस्पॉन्स टू द रिस्क। याद है आपको, कंप्लायंस प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। कम ऑन गाइस। तो अब इसकी डिटेल आपके ऑडिट प्लान में लिखी होंगी। और ओ ऐप क्या है सर? ओ ऐप अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। जब कुछ नहीं बता बेटा हम लास्ट में क्या बोलते हैं? अदर्स। हाँ जी मेरे साथ तीन बातें, कोई पूछ ले ऑडिट प्लान का कंटेंट क्या है, कोई भी पूछ ले बच्चों आपसे राह चलते कि ऑडिट प्लान का कंटेंट क्या है, उसके मजे ले लेना आप। NET ऑफ रैप, NET ऑफ फैप, ओ ऐप। डन। NET ऑफ रैप, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, SA 315। NET ऑफ फैप, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, SA 330। बोलना, चलो बोलना शुरू कर दो, साथ में बोलना शुरू कर दो, SA 330। एंड ओ ऐप, व्हाट इज ओ ऐप? अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या आज आप किसी को भी मोहल्ले में पकड़ के आप ऑडिट प्लान का कंटेंट बता सकते हो? कम ऑन एवरीवन, एवरीवन जल्दी बोलो, गिव मी अ थम्स अप। और कितना आसान है बच्चों, कितना आसान है मेरे साथ। NET ऑफ रैप, प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, NET ऑफ फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये एट असेशन लेवल क्या होता है, घबराइए मत, समझा दूंगा। एंड ओ ऐप, अदर ऑडिट प्रोसीजर, जो रिक्वायर्ड है ताकि हमारा ऑडिट एज पर एसेस हो सके, ताकि हमारा ऑडिट एज पर एसेस हो सके। सर हमें ओ ऐप का एग्जांपल देना, ओ ऐप का एग्जांपल अदर ऑडिट प्रोसीजर का। देखो आप आगे चलोगे मेरे साथ और आप बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, उसमें से कई स्टैंडर्ड्स बोलेंगे आपको कि रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से। रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? एक बात जो मैनेजमेंट कह रही है उससे लिखवा के ले लो। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कह रही है आई लव यू टू, आप बोलो कि लिख के दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट बोल रही है कि हमारे ऊपर कोई लिटिगेशन एंड क्लेम नहीं है, तो आप मैनेजमेंट से क्या बोलोगे? लिख कर दे दो। This is an example of OAP, other audit procedure that are required to be conducted so that our audit is in accordance with the essays. Done. बच्चों मजे लो जीवन के। आज आप मुझे बताओ, क्या आपको ये पता है कि भाई साहब जल्दी से बताओ कि ऑडिट प्लान का कंटेंट क्या होता है? इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। NET ऑफ रैप, NET ऑफ फैप, ओ ऐप। एंड यू वोंट बिलीव, ये ओ ऐप मैंने अभी बनाया, पिछले बैच तक नहीं पढ़ाता था, अभी जस्ट अभी कितना सही बन गया। NET ऑफ रैप लिख लोगे पूरा, NET ऑफ ऐप लिख लोगे, ओ ऐप मतलब अदर ऑडिट प्रोसीजर that are required so that our audit is conducted in accordance with the essays. अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप मुझे बताना बच्चों, रिस्क असेसमेंट
इन जनरल ऑडिट में कब कंडक्ट होता है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से पहले या बाद में? रिस्क असेसमेंट इन जनरल ऑडिट में कब कंडक्ट होता है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से पहले या बाद में? मुझे पूरा विश्वास है अपने बच्चों पे, एक भी गलत आंसर नहीं दे रहा है। बहुत ही सही। और ये इस स्टेज पे आके पता है क्या कह रहे हैं? इस स्टेज पे आके मैं समझा रहे हैं, प्लानिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अकर अर्ली इन ऑडिट प्रोसीजर एंड प्लानिंग एनी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन आउटकम ऑफ दोज रिस्क। हमारे बच्चों को बचपन से पता है कि पहले रिस्क असेसमेंट होगा और उसके रिस्पॉन्स में हम लोग अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बनाते हैं। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो? एंड दैट्स व्हाई जो चैप्टर 1 में हम क्लासेस लगाते हैं ना, वो बहुत जरूरी होती है। ऑडिट की बच्चों बिल्डिंग अगर आपने ले जानी है ऊपर बुर्ज खलीफा की तरह, तो भाई साहब कोर पे ध्यान देने का है, बेस पे ध्यान देने का है। डन? बोलिए। और जिस बच्चे को आप सोचो, अभी तक आईसीआई ने एज पर दी आईसीआई स्टेटमेंट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बताया नहीं है क्या होता है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है कि आप इस चैप्टर में महारत हासिल कर लोगे, लेकिन आप कर लोगे बच्चों। आपको पूरा 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 विश्वास होना चाहिए। और अगर आईसी ने चैप्टर 2 में जिक्र भी किया होगा ना, एक छोटा सा नीला बक्सा बना के लिख देंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, बाकी खुद समझ लेगा। और हमें पूरा कनेक्शन पता है कि रिस्क असेसमेंट का क्या है और भाई साहब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का आपस में क्या कनेक्शन है। कम ऑन, यस और नो? चलिए अब देखो, अब चैट खुली हुई है। अनुज ने 4 बार लिख, 4 बार। किस चैप्टर में होगा रिस्क असेस? 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 भाई मैं एक बार में पढ़ लेता हूं। रिस्क असेस होगा आपका आने वाले 3rd चैप्टर के अंदर। ठीक है, ओके, चलो ले 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 ना ना ना, मैंने बंद कर दिया, बात खत्म। ठीक है सर, आज आप किसी सीए से मिलवाओगे? हाँ बेटा, एक सीए से आपको मिलवाऊंगा जो आपको दिखाएगा एक्चुअली में ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनता है। पर उससे पहले मेरा साथ दीजिए। और चलिए, क्या आपको प्लानिंग, अब आपको ऑडिट प्लान का भी क्लियर हो गया मामला? ऑडिट प्लान का कंटेंट क्या होता है कोई बता सकता है? अरे सर, एनईटी ऑफ ऐप, ओ ऐप। फिर ये 2 लाइनें जबरदस्ती की है कि भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम पहले प्लान करते हैं और फिर जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का आउटकम आता है उसके रिस्पॉन्स में हम अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान करते हैं। क्या लिख लोगे? 5 लाइनें, जल्दी बोलो। 5 लाइनें कैसे? ये 1 2 3 4 5। डन? डन? सर क्या ये सब हमारी किताब में है? हाँ बेटा, आपकी किताब में सब कुछ है। सर फिर 1 पेजर क्यों? तुम ही तो कह रहे थे चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ। बना दिया भाई मैंने, बस मैंने इस बार थोड़ा सा उनको 1 पेजर फॉर्म में बना दिया। डन? बोलो, आ जाओ। नेक्स्ट मुद्दे पे चलते बच्चों। इधर देखो बच्चों, तुमने उन्हें देखा, उन्होंने तुम्हें देखा, तुम्हारी स्ट्रैटेजी भी बन गई है ना बेटा, कि बस 24 में सीए, 25 में इनसे शादी, 26 में चुन्नू मुन्नू, और उसके बाद भाई सब जीवन चलता रहेगा। स्ट्रैटेजी बन गई। फिर तुमने एक प्लान बना लिया, फिर तुमने एक प्लान, ऑडिट प्लान भी बना लिया। नेचर, एक्सटेंट एंड टाइम ऑफ ऑडिट प्रोसेस भी तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई सीए करने के लिए ये करना पड़ेगा, शादी करने के लिए ये करना पड़ेगा, चुन्नू मुन्नू के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पता ही है। राइट? तुमने प्रॉपर प्लान बना लिया अपना। अब सुनो, मेरी बात सुनो, इधर देखो नालायको, इधर देखो। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या बीच में कुछ ऐसी गतिविधियां हो सकती है जिससे आपका स्ट्रैटेजी और प्लान में चेंज आ जाए? सर जरा ऑडिट के रिस्पेक्ट में समझाओ ना। आपने अगर नोटिस किया, मैं आपको हमेशा 2 एग्जांपल देता हूं। एक ऐसा जो ऐसे समझ आता है, फिर हम उसको ले चलते हैं बच्चों ऑडिट में। ऑडिट में देखो, आपने एक कंपनी का एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया, आपने स्ट्रैटेजी बनाई, आपने ऑडिट प्लान बनाया, आपने रिस्क असेस वगैरह सब कर लिया, आप अपना बढ़िया चल रहे हो। क्या अचानक से आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसका इंपैक्ट आपकी पुरानी स्ट्रैटेजी पे आ जाए? यस। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंटरनल कंट्रोल इनिशियली बहुत अच्छे लग रहे थे, आपके मन में गाना चला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और भाई साहब जब आपने ऑडिट करना एक्चुअली में शुरू किया, आपको लगा हो नो सुभान अल्लाह, दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, गलती से मुझे अच्छे लग रहे थे। क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो? क्या स्कोप, टाइमिंग, स्कोप तो खैर नहीं, लेकिन टाइमिंग और डायरेक्शन आप बदल सकते हो अपनी? बिल्कुल बदल सकते हैं। कम ऑन, जल्दी बोलिए। और अकॉर्डिंगली जब स्ट्रैटेजी चेंज होगी, आप मुझे बताओगे, जब स्ट्रैटेजी चेंज होगी तो प्लान चेंज होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो चैट में। आंसर इज यस। जैसे स्ट्रैटेजी चेंज होगी भाई, आपको वैसे ही क्या करना पड़ेगा, अपना प्लान भी जो है वो चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रैटेजी के बेस पे ही तो प्लान बनता है। जैसे ही आप खुद सोचो, जैसे ही बच्चों आपकी रिस्क असेसमेंट हाई हो गई, जो पहले आपको लो लग रही थी, क्या आप एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर चेंज नहीं करोगे? एनईटी ऑफ रैप, एनईटी ऑफ फैप, ओएपी, क्या चेंज नहीं करोगे? बिल्कुल चेंज करेंगे। ओके, तो बस पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, एवरीवन, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाबू, हम ड्यूरिंग द ऑडिट अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान चेंज कर सकते हैं। क्या सब इससे एग्री करते हैं? कम ऑन, यस और नो?
बच्चों मैं आपको बताऊं, ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है आपको लाइफ सिखाता है। ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फ्लेक्सिबल बनाता है। ऑडिट तो आपको सिखा रहा है कि हाँ भाई चेंज कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आ जाओ इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो। द ऑडिटर शैल update and change the overall audit strategy and audit plan as necessary during the course of audit as a result of। किन किन वजह से, किस किस वजह से ऑडिटर जो है अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को और ऑडिट प्लान को जो चेंज कर सकता है। फर्स्ट फैक्ट, चेंज कर सकता है, हाँ या ना, यस। सेकंड, अब वो रीजंस क्या है, ये रहे बच्चों वो रीजंस, इधर देखो। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अचानक से ऑडिट करते करते आपको एक बहुत बड़ा फ्रॉड मिल गया कंपनी के अंदर। हेलो, विल यू चेंज द ऑडिट स्ट्रेटेजी? कम ऑन, यस और नो? राइट। अच्छा, चेंजेस इन दी कंडीशन, हो सकता है कोई लॉ और रेगुलेशन की एप्लीकेबिलिटी बाद में पता चली कंपनी को भी और आपको भी, मैनेजमेंट को भी और आपको भी, राइट। और तीसरा, हो सकता है कि भाई साहब एविडेंस जो आपके पास आए हैं फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, अभी एविडेंस कैसे है, इधर देखो। पूरे बच्चों फ्लो में जुड़ना मेरे साथ। एंगेजमेंट हुई, प्लानिंग करी, प्लानिंग में स्ट्रैटेजी बन गई, प्लान बन गया। अब तो बोल सकता हूं ना, एंगेजमेंट करी, प्लानिंग में स्ट्रैटेजी बन गया, प्लान बन गया। मटेरियलिटी हो गई, रिस्क असेसमेंट हो गया। अब आपने देखा कि भाई रिस्क कम है, रिस्क कम है। अब बच्चों मुझे बताना, मेरी मेहनत का फल तुमने देना है। मुझे बताना रिस्क कम है तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा या नहीं करूंगा। मैं ऑन कर रहा हूं चैट। रिस्क कम है, मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा कि नहीं करूंगा? वेरी गुड विघ्नेश। इमोशनल डैमेज, भाई रिस्क कम है तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा। वेरी गुड, जो बच्चे यस बोल रहे हैं। बेटा आप ना, जब तक ये प्रोसीजर आपके दिमाग में बैठेगा नहीं ना, तब तक गड़बड़ करते रहोगे। प्लीज बेसिक्स वाली क्लास दोबारा देखो। जो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं करूंगा, क्यों? रिस्क कम है तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल जरूर करूंगा। इस बात को इंश्योर करूंगा कि मेरी जो आईसी की अंडरस्टैंडिंग है वो सही है। अगर रिस्क बहुत ज्यादा होता तो मैं कहता भाई पहले इनका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बेकार लग रहा है, काहे को काम करूंगा मैं इस पे, कम आ रहा है और नो। ये बात क्लियर है? जल्दी बोल दो। ये बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली। मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया था, बहुत एग्जांपल्स भी दिए थे आपको बेसिक्स में। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मेरे पास बच्चों एक कंपनी है, कंपनी का मैंने रिस्क असेस किया, वहां पे जो है मेरा रिस्क जो है वो कम निकला। अब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा क्या? कम ऑन, यस और नो? बिल्कुल करूंगा। मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, मेरे को तब भी इंटरनल कंट्रोल बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर मैंने सब्सटैंटिव प्रोसीजर किया। अच्छा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर करूंगा, मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया, क्या तब भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर करना है? भैया सब्सटैंटिव के बिना तो जीवन है नहीं, याद रखेंगे ना इस बात को। कम ऑन, मैंने सब्सटैंटिव प्रोसीजर किया और सब्सटैंटिव प्रोसीजर करते ही मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस नजर आने शुरू हो गए। सर एक ना जिंदगी वाला एग्जांपल दो, जिंदगी वाला एग्जांपल देता हूं। आप पहली डेट पे गए, आपको पता लगा कि भाई ये तो सिगरेट दारू वगैरह कुछ भी नहीं पीता, वेरी गुड बॉय। उसके बाद आप और अच्छी डेट्स पे जाने लग गए, तभी भी कभी आपको पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही शादी हुई, फर्स्ट डे पे भाई साहब आंखों की सारी मस्तियां। मैम अब आप बताओ क्या आपके पास ऐसे, मतलब क्या आपके पास कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस है कि नहीं? कमाने, ऐसा और नो? एक बच्चा कह रहा है अब समझ आया सर, अब समझ आया क्या कहना चाह रहे हो। हाँ नलायको, सुनो मेरी बात। आपने इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली, आपको अच्छा लगा। आपने टीओसी भी करा, आपको अच्छा लगा। बट इज इट पॉसिबल कि सब्सटैंटिव में भाई साहब असलियत बाहर निकल के आए कि भाई साहब मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत थी और मेरे पास जो सब्सटैंटिव से एविडेंस आ रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि इनका इंटरनल कंट्रोल बहुत ही बेकार है। इज इट पॉसिबल इन एन ऑडिट? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस। आपको सब्सटैंटिव में पता चल रहा है बहुत सारी सेल्स तो रिकॉर्ड ही नहीं करी है, जो रिकॉर्ड हो रही है उसके रिस्पेक्ट में आईसी अच्छा, लेकिन सेल रिकॉर्ड करने वाला आईसी गड़बड़ है। कम ऑन, यस और नो? तो इस बात को बच्चों ऐसे समझे कि ऐसे सिचुएशन में आप अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान चेंज करेंगे, हाँ या ना? कम ऑन एवरीवन, बिल्कुल। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, नंबर 1, क्या हम अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान ड्यूरिंग द ऑडिट चेंज कर सकते हैं? क्या बोलती पब्लिक? यस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अब आपसे पूछेंगे भाई साहब जरा समझा दो कि कब कब जो है वो कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, पहला अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, दूसरा चेंज इन कंडीशन, और तीसरा बच्चों हमारे पास क्या आएगा? ऑडिट एविडेंस। तो हमारे पास या तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ गए, चेंज इन कंडीशन आ गई, ऑडिट एविडेंस आ गए। अब आईसीए यहां नहीं रुकेगा, आईसीए बोलेगा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हम उसके लिए भी तैयार हैं। मैं कह रहा हूं भाई साहब
मैं पता है क्या चाहता हूं, मैं टैंगो चार्ली का अजय देवगन बनना चाहता हूं और मैं आपको बॉबी देओल बनाना चाहता हूं टैंगो चार्ली का। सर ये कौन सा रेफरेंस है? बेटा याद रखें, द मोर वी आर गोइंग टू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस वी आर गोइंग टू ब्लीड इन द फील्ड। द मोर वी आर गोइंग टू स्वेट इन द क्लासेस, जितना पसीना हम अभी बहा लेंगे, द लेस वी आर गोइंग टू ब्लीड इन द एग्जाम्स। अब आप देख लो, अभी पसीना बहाना मंजूर है या वहां खून बहाना चाहते हो भाई? अभी पसीना बहा लो, थोड़ी मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। आपके दोस्त हो सकता है कि आपको बोले अरे हमारे तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। वो एग्जाम में पूछूंगा मैं उनसे कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए। जब आई से ऐसे कौन इस पकड़े क्वेश्चन ला के पूछेगा? आ जाओ बच्चों, आ जाओ प्लीज। तो भाई मैंने एग्जाम्पल यहां लिख दिए, इधर देखो। पहला एग्जाम्पल, काय को हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हो सकती है। हमारा रोमम रिवाइज हो गया, कम ऑन। क्या रिवाइज हो गया जल्दी बताओ, सबको ये कीवर्ड्स पता है। हमारा रोमम रिवाइज हो गया, कम ऑन। क्या रिवाइज हो गया जल्दी बोलो बेटा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर हमारा रोमम रिवाइज हो गया, क्या मैं स्ट्रेटेजी और प्लान चेंज करूंगा? कम ऑन, यस और नो? यस। दूसरा, मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई है विच इज डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन अवेलेबल व्हाइल प्लानिंग। मेरे पास पहले फ्रॉड की इंफॉर्मेशन नहीं थी भाई, और अब मैंने देखा इनकी कंपनी में तो फ्रॉड नहीं, फ्रॉड है, चल रहे हैं, फ्रॉड है। तो इंफॉर्मेशन अभी जो मुझे मिली है व्हाइल डूइंग द ऑडिट, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन व्हिच वाज अवेलेबल व्हेन आई वाज प्लानिंग द ऑडिट। कम ऑन, यस और नो? हाँ जी, प्रभात क्लियर है? ओके। तीसरा, एविडेंस मिले हैं एसपी से, एसपी मिले तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर से, एंड दोज एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉम द एविडेंस फ्रॉम दोज एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉम एविडेंस फ्रॉम व्हाट? टीओसी। इन तीनों एग्जांपल्स को याद रखिए। नंबर 1 बच्चों, रोम रिवाइज हुआ है। नंबर 2, इंफॉर्मेशन जो अब है वो डिफर करती है उस इंफॉर्मेशन से जो कब थी मेरे पास। कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, प्लानिंग के टाइम पे। और तीसरी बात बच्चों, एविडेंस फ्रॉम सब्सटैंटिव प्रोसीजर आर कॉन्ट्राडिक्टिंग द एविडेंसेस फ्रॉम टीओसी। बच्चों पूरा क्वेश्चन तैयार करेंगे, पूरा क्वेश्चन। एवरीवन, क्या मैं अपनी स्ट्रेटेजी और प्लान चेंज कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। कब कर सकता हूं सर? वो मैंने यहां पे लिख दिया कि आप जो है कब को अपनी स्ट्रेटेजी और प्लान जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। इवेंट कंडीशन, कम ऑन, इवेंट कंडीशन एविडेंस, इवेंट कंडीशन एविडेंस, ECE। रटने की जरूरत नहीं है, रिवीजन वीडियो में एक बार बोल दूंगा, हो जाए काम। ECE डन, बोलिए। अच्छा जी बच्चों, जरा ध्यान से। अब मैंने बोला एग्जांपल दो। एग्जांपल बच्चों, चेंज इन रोमम, इंफॉर्मेशन डिफर, एंड एविडेंस फ्रॉम सब्सटैंटिव प्रोसीजर डिफर फ्रॉम द एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल। चले आगे, जल्दी बोलो, कम ऑन। लीजिए बच्चों, आ जाओ। तो हमारी बच्चों चल रही है प्लानिंग एक्टिविटी। क्या प्लानिंग एक्टिविटी में स्ट्रैटेजी सबके क्लियर है? स्ट्रैटेजी की सारी बातें क्लियर है? स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी में कौन से फैक्टर कंसीडर करने होते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे हेल्प करती है। हमारा ऑडिट प्लान भी खत्म हो चुका है। ऑडिट प्लान क्या होता है, ऑडिट प्लान का कंटेंट क्या होता है, यही बातें थी। हमारा प्लानिंग एक्टिविटी का थर्ड पार्ट था चेंज इन OS एंड AP। आपको याद हो मैंने आपको चार्ट भी बनवाया था बच्चों, चेंज इन OS एंड AP, ये भी हो गया। आखिरी पार्ट बच्चों, आखिरी पार्ट जरा ध्यान से देखिएगा। प्लानिंग दी, ये तो सबसे आसान है, प्लानिंग दी NET ऑफ DSR। क्या कहा जा रहा है ऑडिटर को? क्या कहा जा रहा है ऑडिटर को? सुनिए मेरी बात को प्लीज। ऑडिटर को कहा जा रहा है कि ऑडिटर आपको डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू की भी प्लानिंग करनी है आपको, क्योंकि आप भाई ऑडिट कर रहे हो, आपके पास पूरी की पूरी टीम है। आप उनको कैसे डायरेक्ट करोगे, कैसे सुपरवाइज करोगे, कैसे रिव्यू करोगे, आपको इसकी भी प्लानिंग करनी है। स्ट्रेट क्वेश्चन पता एग्जाम में क्या आता है? एक ही टॉपिक बस इसका छोटा सा, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while planning for DSR, factors to be considered while planning for DSR। और उसका बच्चों आंसर इतना प्यारा है, बहुत ही नुन्नू सा आंसर है। देखो, ऑडिटर को प्लान करना है NET ऑफ DSR, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। तो ऑडिटर को DSR का NET प्लान करना है, ऑडिटर को DSR का NET प्लान करना है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, ये 4 फैक्टर हैं, इनसे आसान कुछ हो नहीं सकता। इधर देखो, आप ऑडिट करने जा रहे हो, एक यार फरीदाबाद में कोई बहुत फेमस हलवाई है जिसके यहाँ बड़ी अच्छी कचौड़ी मिलती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। गुड्डू कचौड़ी, यस, गुड्डू कचौड़ी। सुनो मेरी बात, आप ऑडिट करने जा रहे हो गुड्डू कचौड़ी वाले का, और इधर आप ऑडिट करने जा रहे हो बेटा जीरोधा का। कौन सी एंटिटी का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लग रही है आपको? जल्दी बताइए बच्चों, आपको चैट मैंने ओपन कर दिया, कौन सी एंटिटी की साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लग रही है? ऑब्वियसली जीरोधा की भाई, है ना। अब मेरी बात सुनो, कहां पे DSR ज्यादा प्लान करना पड़ेगा, कहां पे DSR ज्यादा प्लान करना पड़ेगा? जीरोधा में।
गुड्डू कचौड़ी में आप क्या डीएसआर प्लान करोगे? आपका आर्टिकल जाएगा, सुबह 2 कचौड़ी खाएगा, शाम तक सारा ऑडिट कंप्लीट करेगा, साहब ऑल सेट। चटनी आपके लिए भी लाया हूं, राइट? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हम क्या कह रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है, ध्यान से बच्चों, ध्यान से, जवाब तो मिल ही जाएगा, सवाल सही ढूंढिए। इधर देखिए बच्चों, क्या बात भूल ली वैसे मैंने बातों में कि जवाब तो मिल ही जाएगा, सवाल सही ढूंढिए बच्चों, सवाल सही ढूंढिए। सवाल क्या आएगा कि डीएसआर की प्लानिंग करते समय क्या बातें ध्यान रखनी है? डीएसआर की प्लानिंग करते समय क्या बातें ध्यान रखनी है? नंबर 1, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। आप खुद बता सकते हो, जहां पे साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज्यादा होगा बेटा, वहां बताओ प्लानिंग हमें, डीएसआर हमें ज्यादा प्लान करना पड़ेगा। ऐसे ही एरिया ऑफ द ऑडिट, क्या हर एरिया ऑफ द ऑडिट में बराबर का रिस्क होता है? आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं कैश की, अगर मैं बात करता हूं रेवेन्यू की, और अगर मैं उसको कंपेयर करता हूं रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस से, तो ऑब्वियसली कैश में और रेवेन्यू में मुझे ज्यादा क्या नजर आ रहा है? रिस्क नजर आ रहा है, और वहां पे मैं डीएसआर ज्यादा प्लान करने वाला हूं। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन बोलिए। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग दी डीएसआर, व्हाइल प्लानिंग दी डीएसआर। तो पहला हमने क्या बता दिया? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जीरो था। दूसरा एरिया ऑफ द ऑडिट, जैसे कि रेवेन्यू, जैसे कि कैश, राइट? और तीसरा बच्चों अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, असेस्ड रोमम, जहां रोमम ज्यादा होगा वहां डीएसआर की प्लानिंग ज्यादा करूंगा। अगर रोमम कम है, मैं कहूंगा अरे यार किसी भी जूनियर को लगा दे, वो जो कल लड़का हायर किया था ना, जो आया था निक्कर पहन के अंकल आर्टिकलशिप करने, उसी को भेज दे यहाँ पे, क्योंकि रोमम कम है वहां पे। कम ऑन, यस और नो? बोल दो। एंड आखिरी पॉइंट बच्चों, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क। सही बात है। अगर एक बात बताओ बच्चों, एक बहुत सीनियर एम्प्लॉय है भाई, उस पर आपको डीएसआर की जरूरत कम पड़ने वाली है? हो सकता हो तुमसे ज्यादा चीजें जानता हूं। हेलो, अगर एक बहुत सीनियर एम्प्लॉय है, आप उस पर डीएसआर पे कम प्लानिंग करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई बिल्कुल जूनियर एम्प्लॉय को आपने काम दे रखा था, तो वहां पे डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ज्यादा चाहिए। इजी बोलो। जैसे मैं अपने ऑफिस की बात बताऊं, हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं जो 5-6 साल से, और कुछ है भाई जो भी अभी आए हैं, जो 5-6 साल से भाई उन्हें सिर्फ आंखों से ऐसे इशारा करते वो काम कर देते भाई, वहां डीएसआर की जरूरत कम है। और जो नया नया आया उसके साथ घूमते हैं, भैया ये हो गया, ये वाला हो गया, ये व्हाट्सएप भेज के हम लोग उनसे बात करते रहते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? बोल दो। सवाल क्या आएगा? सवाल ये आएगा कि आपने एनईटी ऑफ डीएसआर करते समय किन फैक्टर्स को जो है वो ध्यान रखना है। एनईटी आपने जब प्लान कर रहे होंगे एनईटी ऑफ डीएसआर, तो आपने किन फैक्टर्स को ध्यान रखना है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? जल्दी बोलिए। 4 फैक्टर्स बता सकते हो। जीरो था साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, फिर कैश एंड रेवेन्यू, एरिया, फिर तीसरा ऑब्वियस रोमम, चौथा जो काम कर रहा है उसका एक्सपीरियंस, उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी कैपेबिलिटी। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन बोलिए। लीजिए बच्चों, याद रखें प्लानिंग एक्टिविटी, याद रखना बच्चों ध्यान से, इधर देखो एवरीवन। एक था हमारे पास प्लानिंग एक्टिविटी में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, हो गई वो, डन। फिर आए बच्चों हमारे पास प्लानिंग एक्टिविटी में हमारे पास क्या क्या चल रहा है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। स्ट्रैटेजी खत्म, प्लान खत्म, चेंजेस खत्म, और डीएसआर वाला पॉइंट भी हमारा हो गया फिनिश। चलो अब चैप्टर को करते हैं खत्म, लेकिन उससे पहले बच्चों एक बहुत, मतलब ऐसे को करते हैं खत्म, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 मिस मत करिएगा बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान आपस में रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। मैंने देखो इसको कैसे बनाया है, मैंने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पॉइंट यहां पे लिख दिए, ऑडिट प्लान के पॉइंट्स यहां पे लिख दिए, दोनों में जो कॉमन बातें हैं वो यहां पे लिख दी, डिफरेंशिएशंस मैंने यहां पे कर दी है, कॉमन बातें मैंने 4 और 5 पॉइंट में लिख दी है। स्ट्रक्चर समझते हैं। नंबर 1, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या बात करती है? हमारी ओवरऑल अप्रोच कैसे रहने वाली है। अच्छा, ऑडिट प्लान क्या कहता है? स्पेसिफिक मैटर्स को एड्रेस करता है जो स्ट्रेटेजी में आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे कि स्ट्रेटेजी में ये आइडेंटिफाई होगा, यार इनका ना रेवेन्यू में गड़बड़ होने के चांसेस है, और प्लान में हम उसको एड्रेस करेंगे, उस गड़बड़ को हम लोग कैसे जो है चेक करने वाले हैं, उसका रिस्क कैसे असेस करेंगे, उन रिस्क को रिस्पॉन्ड कैसे करने वाले हैं। ब्रॉड बात, ओवरऑल बात कहां पे होती है? स्ट्रेटेजी में। फिर उन मैटर्स पे स्पेसिफिक एक्शंस की बात कहां पे होती है? प्लान में। इज दैट क्लियर? बोलिए, देखिए दोबारा से। हाँ जी, ओवरऑल अप्रोच टू द ऑडिट एंड एड्रेस वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अच्छा इधर देखो, इस सब टॉपिक को काट देना। डिटरमाइन स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ये तो मैं बचपन से याद था, है ना। और यहां पे क्या होगा? इट डिस्क्राइब्स हाउ स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कैसे होने वाली है। ओके, इधर देखिए, ये ब्रॉड होती है, और भाई साहब प्लान हमारा डिटेल्ड होता है। इसमें एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करने वाले हैं वो सारी चीजें लिखी होती है।
तो कुछ नया नहीं पढ़ रहे बेटा, हमने जो पढ़ा हुआ बस उसको टेबुलर फॉर्म में पढ़ दिया हमने। स्ट्रैटेजी ब्रॉड होती है, प्लान डिटेल्ड होता है। स्ट्रैटेजी स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन से डील करता है, प्लान एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर से डील करता है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बता दो, पक्का। स्ट्रैटेजी ओवरऑल अप्रोच बताती है और प्लान जो है आपको बताता है कि उन मैटर्स को एड्रेस कैसे करना है। अच्छा, अब खास बात, ये लाइनें आईसीए की फेवरेट लाइनें हैं। क्या स्ट्रैटेजी और प्लान डिस्क्रीट प्रोसेस है? डिस्क्रीट मतलब एक टूटे हुए प्रोसेस है, बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है, अलग प्रोसेस है, या इंटर रिलेटेड है? मुझे बताओ, या क्लोजली इंटर रिलेटेड है? सिक्वेंशियल, ध्यान से देखना बच्चों, क्या स्ट्रैटेजी प्लान सिक्वेंशियल मतलब पहले स्ट्रैटेजी बनेगी फिर प्लान बनेगा? उसका उल्टा कभी नहीं हो सकता। प्लान का इंपैक्ट कभी स्ट्रैटेजी पे आ सकता है कि नहीं? प्लान का इंपैक्ट कभी स्ट्रैटेजी पे आ सकता है कि नहीं? हाँ भाई, प्लान में जब आप लोग प्रोसीजर्स कर रहे होंगे, आपको हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मिले और उसका इंपैक्ट कहां पे पड़ जाएगा? फिर स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। प्लीज बच्चों मेरी बात को सुनिए, क्या दोनों अलग है? बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। नो, दोनों एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड है। क्या दोनों बिल्कुल सीक्वेंशियल चलते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी बनेगी, प्लान बनेगी, फिर स्टॉप? नहीं नहीं भाई, स्ट्रैटेजी बनेगी, प्लान बनेगी, प्लान का इंपैक्ट भी आपकी स्ट्रैटेजी पे आ सकता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलिए। अच्छा जी, आओ, ये बात मैंने यहां पे लिखी है। दे आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल प्रोसेस, दे आर क्लोजली इंटररिलेटेड सिंस चेंजेस इन वन may result in consequential changes in the other। एक में अगर बदलाव आएगा तो क्या दूसरे में बदलाव आ सकता है? बोलिए हाँ के ना? यस। इजी बच्चों, ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान में क्या रिलेशन होता है। आप अगर बिना देखे भी बोलो, पहला वर्ड स्ट्रेटेजी ब्रॉड होती है, ये डिटेल्ड होता है। दूसरा, स्ट्रेटेजी में एसटीडी होता है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, कम ऑन, और इधर एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर होता है। स्ट्रेटेजी ओवरऑल अप्रोच बताती है, प्लान मैटर्स को कैसे एड्रेस करना है ये बताता है। 3 पॉइंट्स कवर, 3 पॉइंट्स कवर, कम ऑन। अच्छा, उसके बाद क्या ये डिस्क्रीट फेजेस है? अलग अलग फेजेस है? नहीं। क्या ये सिक्वेंशियल है? नहीं। ये तो आपस में क्या है? क्लोजली इंटर रिलेटेड, दो जिस्म एक जान। डन। अब मेरी बात को सुनिएगा बच्चों, क्लोजली इंटर रिलेटेड, उसके बाद भी एक डायलॉग मार के आएंगे कि अगर एक में बदलाव होगा तो दूसरे में भी बदलाव होगा। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना? ये हमारा एक और आंसर तैयार होता है बच्चों, एक और सुपर डुपर हिट आंसर जो है वो तैयार होता है। और अब मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, जो मैं बोल रहा था ना कि मैं तो अजय देवगन बनना चाहता हूं, भाई टैंगो चार्ली वाला, और मैं दिखाता हूं कि जब मैं अजय देवगन बन जाऊंगा और तुम बॉबी देओल बन जाओगे तो कैसे बच्चों हम लोग जो है अच्छे मार्क्स स्कोर करके आएंगे। ये क्वेश्चन जो है ना डॉक्यूमेंटेशन वाला, इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट आया था आपके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मई 2023 का एग्जाम था उसके अंदर। और आप चेक कर लीजिएगा, मेरे पास जो डेटा है मई 2023 में जो हाईएस्ट मार्क्स आए थे वो आए थे ऑडिट में 89, और वो हमारे एक स्टूडेंट के थे। राइट, सिर्फ और सिर्फ ये 7 मार्क्स से बच गया, नहीं तो इसको सलाविया या थार मिल जाती। राइट, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो प्लीज प्लीज। 89 मार्क्स लाया था बच्चा, मैंने इसकी आंसर शीट मंगा रखी है, मैं आपके साथ आंसर शीट जो है वो शेयर भी कर दूंगा। अच्छा, बहुत लोगों ने क्लेम किया हमारे हाईएस्ट है, हमारे, मैं सबको क्लेम कर दिया, मैंने कर लो। तो जो भी बाकी टीचर्स क्लेम कर रहे थे हाईएस्ट 87 थे, और फिर हम लोग लेके आए अपने 89 वाला स्टूडेंट, हमने पोस्टर छाप दे, देखो ये हाईएस्ट है, इससे ऊपर है तो बता दीजिएगा। एनीवेज, हो सकता है हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सारा सोशल मीडिया पे चेक किया था, मुझे 89 ही हाईएस्ट दिखे थे। मैं क्यों बता रहा हूं ये बात? ये था बच्चों बॉबी देओल। जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा होता हूं, ये वाला टॉपिक डॉक्यूमेंटेशन वाला, तो बच्चे बताए क्या सोचते हैं, बहुत पढ़ा है इतना थोड़ी ना पूछेंगे, ये वाला छोड़ दो। और आपको पता है इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था 2 नंबर का, और उस बच्चे को 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 में से 2 मिले हुए हैं। करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन था, और वो मैं खुद बोल रहा हूं सिर्फ वो ही स्टूडेंट कर सकता है जो अच्छे से पढ़ता है, जो ऊपर से पढ़ता है। इवन अगर आपने अभी तक भी मेरे साथ पढ़ाई करी है, आप इसका क्वेश्चन कर नहीं पाते बेटा, आपको ये टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको कैसे समझाऊं बच्चों, आप फील कीजिएगा जब मैं बात बोलता हूं। टीचर क्या बोलते, ओ ये वाला घर से पढ़ लेना, और ये वाला घर से पढ़ लेने का मतलब बच्चे क्या लेते हैं, ये कोर्स का पार्टी नहीं है, छोड़ो इसको, घर से कौन पढ़ेगा, है ना? प्लीज ऐसे मत करा करो बेटा, प्लीज ऐसे मत करा करो। जब भी टीचर बोले घर से पढ़ लेना, आपको पढ़ना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा टॉपिक क्लास में ही कवर कर लें। आइए कवर करते हैं। क्या बच्चों आपको प्लानिंग की डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए? कम ऑन, यस और नो? बिल्कुल। और प्लानिंग में मोटे मोटे तौर पे 3 चीजों की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। 2 आपको पता है, स्ट्रैटेजी की डॉक्यूमेंटेशन करोगे, हाँ, प्लानिंग की डॉक्यूमेंटेशन करोगे, हाँ, और तीसरी बड़ी चीज जिसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए वो पता है क्या है? चेंजेस। डन। क्या मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, क्या प्लानिंग, क्या हमारे पास जो प्लानिंग एक्टिविटीज है उनकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए? यस। 3 मेजर चीजों की डॉक्यूमेंटेशन पे आपको गाइड किया गया है। क्या आपको स्ट्रैटेजी की डॉक्यूमेंटेशन करनी है? कम ऑन, यस और नो? यस।
प्लान की, यस, और जो उनमें चेंजेस हुए उनकी, यस, और सिर्फ चेंजेस की करोगे या चेंजेस के कारणों की भी डॉक्यूमेंटेशन करोगे? सिर्फ चेंजेस की करोगे या चेंजेस के कारणों की भी डॉक्यूमेंटेशन करोगे? आई वांट टू आस्क वेदर यू विल डॉक्यूमेंट ओनली द चेंजेस और यू विल आल्सो डॉक्यूमेंट द रीजंस फॉर द चेंजेस। अब तो बता दो, जल्दी बता दो, रीजंस की डॉक्यूमेंटेशन करोगे या नहीं करोगे? चैट ऑन। रीजंस की डॉक्यूमेंटेशन जरूर करेंगे, राइट? तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल बातें। डॉक्यूमेंटेशन करोगे किस किस की? स्ट्रैटेजी की। बस रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों, रुक जाओ। हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन करोगे किस किस की? स्ट्रैटेजी की, ऑडिट प्लान की, और जो अपने चेंजेस किए हैं अपनी स्ट्रैटेजी में और प्लान में, और उनके रीजंस बच्चों हम लोग ऊपर एग्जांपल पढ़ के आ चुके हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो याद आ रहा है आपको? रीजंस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट याद है? इवेंट, कंडीशन, एविडेंस, और इसके एग्जांपल भी बड़े थे। रोमम बदल गया, इंफॉर्मेशन मिली जो बहुत डिफरेंट करती थी उस इंफॉर्मेशन से जो प्लानिंग के टाइम पे थी, और तीसरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर के जो एविडेंस है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल से। डन। तो पहली बात बच्चों, क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन याद होगी? किन तीन चीजों की करनी है? स्ट्रैटेजी की, प्लान की, चेंजेस इन स्ट्रैटेजी एंड प्लान की, और उनके रीजंस की। ये बात याद हो गई? अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनिएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बात हर कोई याद कर लेता है, हर कोई, हर ऐरा गहरा नत्थु खैरा डॉक्यूमेंटेशन में 3 पॉइंट पढ़ के चला जाता है और सोचता है मैं चौधरी हूं, और फिर आईसीआई आता है। आईसीआई ने क्वेश्चन क्या पूछा था मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं आपको पढ़ा दूं फिर बताऊंगा। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी किस बात की डॉक्यूमेंटेशन होती है? की डिसीजंस की। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी किस बात की डॉक्यूमेंटेशन होती है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। की डिसीजंस की, जो हमने लिए थे ताकि हम लोग ऑडिट को प्रॉपर्ली प्लान कर सके और ताकि हम लोग एंगेजमेंट टीम से अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। मेरे साथ सिर्फ जो कीवर्ड मार्क करें उनको पढ़ना। स्ट्रैटेजी में किस बात की डॉक्यूमेंटेशन होती है? की डिसीजंस की, जिनके बेसिस पे हम ऑडिट को प्लान करते हैं और जिनके बेसिस पे हम एंगेजमेंट टीम से कम्युनिकेट करते हैं। और वो की डिसीजंस क्या है? मन से आवाज निकालो, स्ट्रैटेजी में क्या होता है? 3 बातें। क्या 3 बातें होती हैं? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। तो अगर भूल भी जाओ तो ऑडिट स्ट्रैटेजी में वी डॉक्यूमेंट स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन सो दैट वी कैन प्लान द ऑडिट प्रॉपर्ली एंड वी कैन कम्युनिकेट विद एंगेजमेंट टीम, राइट? अब देखो, प्लान में किस बात की डॉक्यूमेंट होती है? बिना देखे बोलने की कोशिश करो। प्लान में किस बात की डॉक्यूमेंट होती होगी भाई साहब? ऑडिट प्लान में तो हम लोग क्या डॉक्यूमेंट करते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स, एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। यही तो बताता आ रहा हूं आपको, प्लान में क्या चीजें डॉक्यूमेंट होती है? एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट? क्यों? ताकि हम बाद में उनको रिव्यू कर पाए और अप्रूव कर पाए उनकी परफॉर्मेंस से पहले। फिर से बच्चों, फिर से, स्ट्रैटेजी में क्या डॉक्यूमेंट होता है? की डिसीजंस, जिसके बेसिस पे हमारा ऑडिट प्लान होगा और जिसके बेसिस पे जो है हम एंगेजमेंट टीम से कम्युनिकेशन करेंगे। प्लान में क्या डॉक्यूमेंट होता है? ऑडिट प्रोसीजर्स, जिनको हम लोग प्रॉपर्ली रिव्यू करेंगे और प्रॉपर्ली जो है अप्रूव करेंगे, जिससे मतलब उनके एग्जीक्यूशन से पहले हम उनको रिव्यू और अप्रूव कर पाएंगे। अच्छा, चेंजेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा भाई? चेंज डॉक्यूमेंट होगा, चेंज का रीजन डॉक्यूमेंट होगा, और बच्चों ध्यान से, फिर आपने फाइनल स्ट्रैटेजी और फाइनल प्लान क्या अपनाया ये भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। चेंजेस डॉक्यूमेंट होगा, चेंजेस का रीजन, और साथ में आपने फाइनल प्लान और फाइनल स्ट्रैटेजी क्या अपनाया ये भी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। कम ऑन, यस और नो? अब मेरी एक बात को सुनना, क्या बच्चों ये चेंजेस डॉक्यूमेंट करने से हमें ये भी फायदा होगा कि देखो हम एक जागरूक ऑडिटर है, अगर कुछ बदलाव हुआ था तो हमने अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान चेंज किया और हमने बदलाव को अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। कम ऑन, ये भी प्रूव हो सकता है कि नहीं? एविडेंस बनेगा कि नहीं? आइए जरा पढ़ते हैं चेंज की डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होगा। देखो बेटा, एक्सप्लेन्स क्यों चेंज हुए थे, हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी और प्लान हमने कौन सी अडॉप्ट की थी, फाइनली अडॉप्टेड, क्यों चेंज हुए थे, व्हाई द सिग्निफिकेंट चेंजेस वर मेड, हमारी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान फाइनली अडॉप्टेड कौन सा था, एंड साथ में ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि देखो जी हमने चेंज को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड किया है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझे बच्चों। अगर कोई कंडीशन बदली और आपने स्ट्रैटेजी और प्लान चेंज नहीं किया, यू विल बी गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस। अगर कंडीशन बदली और आपने स्ट्रैटेजी और प्लान चेंज नहीं किया, यू विल बी गिल्टी ऑफ व्हाट? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। नेग्लिजेंस। आपके ऊपर केस हो सकता है एज ऑडिटर, आपको पकड़ा जाएगा, आपको बोला जाएगा जब आपको पता चल गया था कि भाई फ्रॉड हुआ है तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान क्यों नहीं चेंज किया। इज दैट क्लियर? बोल दो। अब आईसीआई का क्वेश्चन बताता हूं, लेकिन एक बार पहले रिवाइज करा दूं। हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन किन 3 बातों की करेगी पब्लिक? नंबर 1 स्ट्रैटेजी की, नंबर 2 प्लान की, नंबर 3 चेंजेस के रीजंस की। ओके, अच्छा जी, प्लान सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी की डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस,
जिसके बेसिस पे हम लोग ऑडिट को प्लान करेंगे और अपने एंगेजमेंट टीम से कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों, उसके बाद प्लान की डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर्स की प्लानिंग, ऑडिट प्रोसीजर्स की रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, राइट। ऑडिट प्रोसीजर बोले तो जिनको हम बाद में रिव्यू करेंगे और अप्रूव करेंगे। और चेंजेस में क्या डॉक्यूमेंट करते हैं, व्हाई दिस रिकोलावरी चेंजेस क्यों किए थे। दूसरा पॉइंट बच्चों, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और फाइनल ऑडिट प्लान हमारा क्या था। तीसरा पॉइंट, इट आल्सो प्रूव्स दैट वी हैव गिवन एप्रोप्रिएट रिस्पांस टू द चेंजेस। कम ऑन यस और नो। अब आईसीए ने क्वेश्चन क्या पूछा था, करेक्ट इनकरेक्ट में, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट दी थी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इज द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। करेक्ट इनकरेक्ट। और आपको मैं कैसे बताऊं, स्टूडेंट कहां तक पढ़ते हैं बच्चों, आईसीए उसके बाद सोचना शुरू कर देता है। स्टूडेंट यहां तक पढ़ते हैं डॉक्यूमेंटेशन कितनी होगी, इन 3 चीजों की होगी। बाकी ये टॉपिक बच्चे कर देते हैं वही जो जनरली लड़कियां लड़कों को करती हैं, इग्नोर। और आईसीए ने क्वेश्चन कहां से पूछा बेटा, आईसीए ने एग्जैक्टली ये बात लिखी, overall audit strategy is the record for proper planning of audit procedure that can be reviewed and approved to their performance, prior to their performance। अच्छा चलो, बच्चे ने किसी तरीके से जुगाड़ बिठा के इसे इनकरेक्ट भी बोल दिया, उसे स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन याद था। वो रीजन क्या लिख के आ रहा होगा, वो रीजन बच्चों कभी ये कीवर्ड्स लिख के नहीं आ पाया होगा। और मैं बच्चे का आपको आंसर दिखाऊंगा जिसके 89 मार्क्स आए थे, उसने लिखा इनकरेक्ट। Overall audit strategy is the record of key decisions that are considered necessary for planning the audit and to communicate significant matters with engagement team. 2 out of 2। अब एक बात बताओ, मेरे पास भी जो सारे बच्चे पढ़ते हैं भाई, सारे पास नहीं होते, और वो ही बच्चा क्यों 89 लेके आ रहा है। सिंपल सी बात भाई, मैं आपको उसका कारण बताता हूं। नंबर 1, क्लास में कंसिस्टेंसी। और नंबर 2, मैंने जब भी कोई बच्चा ऐसे मार्क्स लेके आता है ना, मैं भाई रिसर्च पे लग जाता हूं। मैंने सारी क्लासेस का बैकएंड चेक किया, ये सब में आया भाई, सारी क्लासेस अटेंड करी, पूरी क्लासेस देखी, मैंने मॉक टेस्ट देखे। उस टाइम पे इसने 12 मॉक टेस्ट दिए थे हमारे साथ। बोल के देखना जरा कितने, 12। बोल के देखो कितने, 12। और हर मॉक टेस्ट में 60%, 70%, 80%, 60%, 70%। मैंने रिजल्ट निकाला, फिर मैंने ऐसे सारे टॉपर्स को ढूंढा जिनके 85, 87 ऐसे कुछ मार्क्स आ रहे थे। सबने, लगभग सबने सारे मॉक टेस्ट दिए थे। मैंने उन बच्चों, फिर मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करी कि जिस बच्चे ने सारे मॉक टेस्ट दिए उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। 89% बच्चे पास हुए थे जिन्होंने सारे मॉक टेस्ट दिए थे, 11% बच्चे फेल हुए थे जिन्होंने सारे मॉक टेस्ट दिए थे उसके बाद भी। फिर मैंने उन 11% बच्चों से बातचीत करी, मैंने कहा भाई क्या, एक दो से बात करके तो मुझे ऐसे लगा कि ये मॉक टेस्ट का मजाक बनाते हैं, ये घर पे आंसर देख के लिख देते हैं। एक दो से बात करके मैंने उन्हें धमकाया, मैंने कहा भाई ऐसे मत करा करो, पढ़ाई ढंग से करते हो, मॉक टेस्ट भी ऑनेस्टी से दिया करो। और 2-3 बच्चों के साथ मुझे जेन्युइन प्रॉब्लम लगी कि पता नहीं भाई उनके साथ एग्जाम में ऐसा क्या हुआ कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए। और मैंने उनसे शीट भी मंगवाई, उन्होंने शीट मंगवा के मुझे दी नहीं तो मैं उसको भी एनालाइज करता। आप देख रहे हो बच्चों के मैं कहां कितनी डेप्थ में जाके आप लोगों के रिसर्च करता हूं भाई क्या हो रहा है जिंदगी में, लेकिन आप लोग उसका फायदा तो उठाओ। अब मुझे क्या कसम दोगे आप मुझसे, मैं आपको एक कसम दे रहा हूं कि भाई आपसे मैं जितने मॉक टेस्ट लूंगा चेकिंग वाले वो सारे देना। बोलो हाँ के ना, वहीं से पता लगने लग जाएगा। क्लास में कंसिस्टेंटली आना, सारे मॉक टेस्ट देना, आपके पासिंग के चांसेस ऐसे ही बढ़ते हैं। ऐसे ही बच्चों आपके पासिंग के चांसेस, अगर आईसीआई के 20% चांस है तो आप अपने चांसेस 89% तक बढ़ा सकते हैं। फैक्ट्स पे बात करो, डेटा पे बात करो ना मुझसे, मैं बताता हूं आपको। और प्लीज आप मई 2023 का जब पेपर किसी का अगर आंसर शीट और मिले आपको जिसने कम स्कोर किया होगा, आई एम श्योर उसका ये आंसर गलत रहा होगा, क्योंकि बच्चे यहां तक पहुंचते नहीं, बच्चे ये पढ़ लेते हैं ये 3 चीजें की डॉक्यूमेंटेशन होनी है। अजी सबको पता है इन 3 चीजों की डॉक्यूमेंटेशन होनी है। ये बताओ ना ऑडिट स्ट्रेटजी की डॉक्यूमेंटेशन में होता क्या, किस चीज का रिकॉर्ड करते हो आप, की डिसीजंस को रिकॉर्ड करते हो जो नेसेसरी है किसके लिए, ऑडिट की प्लानिंग के लिए और कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद एंगेजमेंट टीम्स के लिए। ये चाहिए अपने को फ्लो। डन लीजिए बच्चों, आखिरी टॉपिक। और बच्चों ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, ये छुपा रुस्तम टॉपिक है। छुपा रुस्तम कैसा टॉपिक है जल्दी बताओ। छुपा रुस्तम टॉपिक है। ये छुपा रुस्तम टॉपिक कौन सा होता है भाई, ये आज तक आया नहीं है। ये किसी भी दिन बम फोड़ेगा और सब इसको क्या कर रहे होंगे अभी, है इग्नोर है, इतने पूछा ही नहीं है। मेरे मन में और भी है। आपको क्या लगता है कि जब टीचर कोई टॉपिक छुड़वाता है तो वो क्या उसके साइकोलॉजी में क्या चल रहा होता होगा भाई, यही चल रहा होता, सिलेबस बहुत बड़ा, जल्दी कवर कराओ, इनको घर भेजो। सच में। और
आपने मुझे कमिटमेंट करी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दोगे मुझे? बोलो हाँ क्या ना, बोलो पक्का। आ जाओ मेरे साथ जुड़ना बच्चों। एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होते क्या है। गा के बताऊं? पहला पहला प्यार है। स्क्रीन रुक गई क्या मेरी? स्क्रीन रुक गई क्या मेरी? क्या होता है? और ये बच्चों क्वेश्चन छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, कभी भी आपसे दोबारा से पूछा जा सकता है। सुनिएगा मेरी बात को प्लीज। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट बच्चों, गाना गा के बताता हूं। पहला पहला प्यार है तुम्हारा, पहली पहली बार है तुम्हारा। सर क्या कहना चाहते हो बेटा? जो मैं कहना चाहता हूं जरा ध्यान से सुनो। एवरीवन प्लीज फोकस 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 फोकस। इधर देखिएगा। IAE इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका बहुत सिंपल और सरल सा मतलब है कि देखो ये आपका फर्स्ट टाइम क्लाइंट है, ये आपका फर्स्ट टाइम क्लाइंट है, यानी या तो पहले इसका ऑडिट हुआ ही नहीं या पहले इसका ऑडिट किसी और ने किया, अदर ऑडिटर। हाँ जी, ये आपका फर्स्ट टाइम क्लाइंट है। फॉर एग्जांपल एक सीए है, एक कंपनी उसके पास आई एबीसी लिमिटेड, और एबीसी लिमिटेड जो है इस सीए से फर्स्ट टाइम ऑडिट करा रही है। पिछली बार हो सकता है एक्स ने करा हो, वाई ने करा हो, जेड ने करा हो। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब समझ में आया? बोलिए। फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है, वो 23-24 में पहली बार अपना ऑडिट करवा रही है। उससे पहले 22-23 तक उसने कभी अपना ऑडिट करवाया ही नहीं था। इज इट पॉसिबल? कम ऑन, यस और नो? तो ये भी जब सीए एक्स के पास गई तो बेटा सीए एक्स के लिए क्या बन गया? पहला पहला प्यार है सीए एक्स का, पहली पहली बार है। राइट? तो याद रखिए बच्चों, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि भाई ये फर्स्ट टाइम जो है एक पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाया जा रहा है। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए। अच्छा, अब आपसे टॉपिक क्या बोलता है? कहते हैं जी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में प्लानिंग में एक्स्ट्रा क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? प्लानिंग में आपने एक्स्ट्रा क्या कंसीडरेशंस हैं जो माइंड में रखनी है? मेरी बात को समझिए बच्चों, मेरी बात को समझिए, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। SA 300 जो है वो आपको जनरली एड्रेस कर रहा होता है, जनरली आपको एड्रेस करता है किसके लिए? आपके कॉन्टिन्यूइंग एंगेजमेंट्स के लिए, आपके कॉन्टिन्यूइंग एंगेजमेंट्स के लिए। कॉन्टिन्यूइंग एंगेजमेंट आप समझ गए? यानी पहले भी आप ऑडिटर थे, पिछले साल भी आप ऑडिटर थे, इस साल भी आप ऑडिटर हो। लेकिन SA 300 के बिल्कुल लास्ट में जाके एक टॉपिक बनाया गया कि भाई साहब एडिशनली आप किन चीजों को कंसिडर करेंगे? आप मन से आवाज निकालिए। एडिशनली आप किन चीजों को कंसिडर करेंगे इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? क्या आप मेरे साथ बोल पाए ये बात? कम ऑन। प्राची, माही, आशीष, अखिलेश, संस्कार, गौरव, क्या बोल पाए आप मेरे साथ ये बात? दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, एक बार दोबारा बात करता हूं। रोहित जरा देखना। SA 300 जनरली स्पीकिंग हमें किसको लेकर एड्रेस करता है? हमें कॉन्टिन्यूइंग एंगेजमेंट्स को लेकर एड्रेस करता है कि पिछले साल भी मैं ऑडिटर था, इस साल भी मैं ऑडिटर हूं। लेकिन इसके लास्ट में इन्होंने टॉपिक बनाया है, कि इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट आपको एडिशनली किन बातों का ध्यान रखना है। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा बच्चों। क्या इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में ऑडिट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या था भैया? ऑब्जेक्टिव ये था कि ऑडिट इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए। आप मुझे बताओ, क्या इनिशियल ऑडिट, सोच के बताओ बेटा, क्या इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा? आंसर इज नो। ऑब्जेक्टिव कभी भी चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव विल रिमेन सेम। पहली बात समझ आती है? लेकिन हमें जो एक्टिविटीज का स्कोप है उसे एक्सपैंड करना पड़ेगा, हमें थोड़ी ज्यादा एक्टिविटी करनी पड़ेगी प्लानिंग में। क्यों? क्योंकि हमारे पास पिछला कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इट्स जस्ट लाइक फर्स्ट डेट एंड 10th डेट। अब तो ऐसे समझ आएगा जैसे पूछे फर्स्ट डेट पे कैसे हम लोग कॉन्शियस होते ना, और 10th डेट, फर्स्ट डेट पे आप गाड़ी का गेट खोलते, प्लीज 10th डेट बैठ जाओ उधर से खोल के। आप समझ रहे बात को? ऑब्जेक्टिव अभी भी सेम है। खैर उसके ऑब्जेक्टिव मत जाइएगा, डेट के ऑब्जेक्टिव पे। पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्टिव अभी भी सेम है, लेकिन एक्टिविटीज थोड़ी सी एक्सपैंड करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला प्यार है, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है भाई हमारे पास। सोचो, आप रिलायंस के फर्स्ट टाइम ऑडिटर बन रहे हो, क्या आपको प्लानिंग बहुत डिटेल में नहीं करनी पड़ेगी? यस। लेकिन आप रिलायंस के ऑडिटर हो भाई साहब पिछले 25 साल से। अब आपका फिर क्वेश्चन आएगा, सर रोटेशन। अरे रोटेशन को 2 मिनट साइड में रख दो, गुड़बक आएंगे उस पर भी। 139(2) जब पढ़ेंगे तब आ जाएंगे। बट पॉइंट इज, सोचो 25 साल से किसी कंपनी के ऑडिटर हो, क्या अब आपको वही प्लानिंग करनी पड़ेगी जो आपने पहले साल में की थी?
अब तो आंख बंद करके ऑडिट क्या करोगे, ये वाला ओके, ये वाला ओके, ये वाला ओके, है ना। खैर आंख बंद करके ऑडिट मत कर देना, फंस जाओगे। आ जाओ अब बच्चों से इस टॉपिक को पढ़ते हैं। एवरीवन प्लीज, हमारे वो सीए जो है वेट कर रहे हैं हमारे लिए, इधर देखिए प्लीज, एवरीवन 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 बच्चों। तो एडिशनल कंसिडरेशन जरा ध्यान से देखना बच्चों, एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। सवाल समझ में आ गया? सवाल क्या आएगा कि आपका पहला पहला प्यार है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, बताओ एडिशनल कंसिडरेशंस क्या क्या होंगी। इधर देखो बच्चों, नंबर 1 पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, कम ऑन, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, कम ऑन, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव सेम। दूसरा, क्या आपको प्लानिंग एक्टिविटीज का स्कोप थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा, प्लानिंग एक्टिविटीज ज्यादा करनी पड़ेगी? यस। वाई? नो प्रीवियस एक्सपीरियंस हाई। डन, बोल दीजिए पक्का पक्का। अच्छा अब इधर देखो बच्चों, नाउ यू नीड टू परफॉर्म प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय एसए 220 रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस। बच्चों 2 मिनट देना, मैं समझा दूंगा। ऊपर जब हम पीईए कर रहे थे तो 220 में जो कॉन्टिनेंस वाले प्रोसीजर्स थे वो हमने देखने थे, लेकिन यहां पे आपको कह रहे हैं कि भैया आपको एक्सेप्टेंस वाले प्रोसीजर्स देखने हैं। यानी 220 में एक्सेप्टेंस और कॉन्टिनेंस के लिए प्रोसीजर बता रखे होंगे। एक्सेप्टेंस जब पहली बार क्लाइंट आ रहा है, कॉन्टिनेंस जब लगातार आपका वो क्लाइंट था। करेक्ट करो बच्चों मेरे साथ प्लीज, आ जाओ, वापस से दोबारा से बोलता हूं। जब हम ऊपर वाली प्लानिंग पूरी पढ़ रहे थे तो वो बोल रहे थे 220 के कॉन्टिन्यूअस वाले प्रोसीजर्स आपने करे, ये श्योर कर लो। और यहां पे आपको क्या बोल रहे हैं कि 220 के एक्सेप्टेंस वाले प्रोसीजर आपको जरूर करने हैं। 220 के एक्सेप्टेंस वाला प्रोसीजर आपको बताता हूं, मैंने पहले ही बताया था कि आप कोई नया ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो, बेटा उसकी मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी जान लो। विजय मान लिया आपके पास कंपनी बना के ऑडिट करने आ गया, तो आप बोलो नहीं भाई कैलेंडर वैलेंडर सब ठीक है लेकिन ऑडिट नहीं करेंगे। कैलेंडर वाली बात जिसको समझ आई ठीक, नहीं तो घर जाके पोगो देखे। प्लीज छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हाँ जी प्लीज मेरी बात को समझे, मेरी बात को समझे बच्चों। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब आपको सबसे पहले तो आपका पर्पस और ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा। आपको प्लानिंग एक्टिविटीज को क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। आपको 220 के एक्सेप्टेंस वाले प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। और बच्चों ये इस क्वेश्चन की जान है, जान 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 जान। आपको पिछले ऑडिटर से भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आप जब सीए फाइनल में जाके प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेंगे, सीए फाइनल का ऑडिट आई होप आप मेरे पास ही आने वाले हैं, इतनी मेहनत करेंगे आपके साथ। तो सीए फाइनल का ऑडिट में जब बच्चों हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स करेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर ये रिक्वायरमेंट दे रखी है कि अगर आप कोई ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो और पहले उसका ऑडिटर कोई और था तो आपको उससे बात जरूर करनी चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर, अदरवाइज यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हेलो हेलो। तो आप देख रहे हो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की प्लानिंग में आपको एक जो पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो क्या, आपको कम्युनिकेट करना है बच्चों किसके साथ, कम ऑन टेल में जल्दी बोलो, प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ। इन कंप्लायंस विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट अरेंजमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड टू कम्युनिकेट विद व्हाट, प्रीडिसेसर ऑडिटर। ऐसा क्यों करते हैं, क्या करते हैं? सुनो बेटा भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्यों जा रहे हो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है कंपनी के अंदर। और इवन आपको सच बात बताऊं, अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर की कोई डिस्प्यूटेड फीस भी पेंडिंग है तो वो उस पर भी अपना इन्फ्लुएंस यूज करता है आने वाला ऑडिटर के, भैया मेरा ही भाई है पहले इसकी फीस भी दे दो। ये सब बच्चों बातें हम कब करने वाले हैं, कब करने वाले हैं? सीए फाइनल में। अभी के लिए बस ये बताओ, क्या प्लानिंग की एक्टिविटीज एक्सपैंड हो जाती है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में? एक्सपैंड, यस बिल्कुल हो जाती है। जैसे कि 220 के एक्सेप्टेंस वाले प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं और साथ साथ में हमें प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेट करना पड़ता है। उसके लिए हमें अरेंजमेंट्स बनाने पड़ेंगे ताकि हम लोग एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, राइट। और देखो बच्चों, फर्म का जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनता है, क्या आपको ये पता है कि हर फर्म को अपनी फर्म में, हर सीए फर्म को अपनी फर्म में क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बनाना है? क्या आपको ये बात पता है? गिव मी अ थम्स अप। SQC1 याद आ रहा है? कम ऑन, यस और नो? तो हो सकता है एक फर्म ने अपने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रखी हो कोई ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले। फर्म ने अपने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रखी हो नए ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि भाई जब आप नया ऑडिट कर रहे हैं, आपने उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई है, तो ये रिक्वायरमेंट डली हो कि अगर आप फर्स्ट टाइम ऑडिटर बनते हो किसी कंपनी के, तो आप अगर उसके एंगेजमेंट पार्टनर हो, आपको अपनी स्ट्रैटेजी सीनियर पार्टनर से रिव्यू करवानी जरूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हो। मैं बच्चों सारी बातें दोबारा बोलूंगा, सारी बातें आप मेरे साथ जुड़िए, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। आइए, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, कैसे अलग होता है, आपको समझ में आ गया? आप पहली बार इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जा रहे हो, पहले या तो हुआ नहीं था या किसी और ने किया था, ये बात क्लियर है? हाँ जी। क्या प्लानिंग का पर्पस और ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा? नो। क्या एक्टिविटीज को एक्सपैंड करना पड़ेगा? यस। व्हाई?
नो प्रायर एक्सपीरियंस। क्या क्या एक्टिविटी इन एडिशन आ गई? नंबर 1 220 के, कम ऑन, 220 के एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स। Number 2, communication with the predecessor auditor. We need to arrange because we need to comply with the ethical requirements. और तीसरी बात, other procedures required by the quality control of the firm. Other procedures required by the quality control of the firm. Example में क्या पता है, फर्स्ट टाइम ऑडिट है तो आपको आपकी फर्म का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बोलता हो कि भाई सीनियर पार्टनर से स्ट्रैटेजी रिव्यू कराएं तभी अपना ऑडिट शुरू करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? पूरा आंसर जेब में आता है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं इसको बोलूंगा, ये है जो आपके 60 नंबर को अगर बच्चों आप 80 तक ले जाना चाहते हैं ना, तो ऐसे टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं, जैसे ये वाला टॉपिक हमने कवर किया, हमने ये एडिशनल चीजें पढ़ी, तो ही ऐसे टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं। डन। आज का आखिरी टॉपिक है। मैं एक बार बच्चों, मुझे प्लीज अलाउ करो, मैं उन सर को बोल दूं कि बस थोड़ी देर वेट करें, और फिर जो है मैं उनको भी इनवाइट भेज देता हूं और वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल टॉपिक भी जो है वो कवर करा दूंगा। मैंने मैसेज डाल दिए हैं और उसके बाद जो है हम लोग चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है जी? आ जाओ। देन आखिरी टॉपिक बच्चों ऐसे का, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये बात हमें पता है और हम इसको बहुत अच्छे से रट्टा भी मारेंगे और एग्जाम के लिए तैयार भी करेंगे। एक सीधा क्वेश्चन आता है, प्लानिंग क्या एक डिस्क्रीट फेज है? डिस्क्रीट फेज मतलब खत्म हो गया, बस एक बार हुआ खत्म हो गया, उसके बाद प्लानिंग खत्म? नहीं, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसेस। रिपीटेटिव की जगह आईसीआई जो वर्ड यूज करता है, इटरेटिव, आइटरेटिव, जो भी आप बुलाना चाहे, तो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस एंड रिपीटेटिव प्रोसेस। प्लानिंग चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। डन। ध्यान से बच्चों, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज। व्हाट इज डिस्क्रीट फेज? कोई अलग थलग फेज है क्या? कोई ऐसा फेज है कि स्टार्ट हो गया खत्म हो गया अब भाई प्लानिंग नहीं करेंगे? नो, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसेस। It starts with बच्चों, it starts with shortly after the completion of previous audit. सर जरा समझाना ये वाली बात, इधर देखो बेटा, इधर देखो प्लीज एवरीवन। ये आपका ईयर है 23-24। 23-24 का ऑडिट खत्म होता है, लेट अस से 10 जुलाई को खत्म कर दिया आपने 23-24 का ऑडिट। ओके, आपके नेक्स्ट ईयर का जो ऑडिट है ना, उसकी प्लानिंग प्रैक्टिकली बताऊं तो भाई उसकी प्लानिंग इससे पहले शुरू हो जाती है। बट एक्चुअली में यही होगा, 24-25 के ऑडिट की प्लानिंग उससे भी पहले शुरू हो जाती है। 23-24 का ऑडिट खत्म नहीं होता, एक टीम आपके 24-25 पे काम करना शुरू कर देती है। हेलो, राइट? आप कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ऑडिट तो यहां पे शुरू होगा ना जब ईयर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बाबू, अगर ऐसा होने लग गया ना तो ऑडिट हो ही नहीं पाएगा कभी भी कंप्लीट। बड़ी कंपनीज में ऑडिट कब शुरू हो जाता है? शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट ऑफ लास्ट ईयर एंड गोज टिल कब तक जाएगा? टिल द एंड ऑफ द करंट ऑडिट एंगेजमेंट। तो कब शुरू हो जाता है ऑडिट आपका? देखो कैसे लिखा है यहाँ पे, इट बिगिन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट। 23-24 का ऑडिट खत्म हुआ, नेक्स्ट ऑडिट की प्लानिंग तुरंत शुरू हो जाती है। और कब तक चलती है बच्चों? वो चलती है करंट ऑडिट एंगेजमेंट के एंड तक। इज दैट क्लियर? फिर से बोलता हूं, प्लानिंग एक डिस्क्रीट फेज है क्या? नो। प्लानिंग कैसा प्रोसेस है? इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, रिपीटेटिव प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, रिपीटेटिव प्रोसेस। इट स्टार्ट्स shortly after the completion of previous audit and it ends with the completion of the current audit engagement. Start और end लिख लेंगे, come on, yes or no? लेकिन एक बात बच्चों आपको समझनी पड़ेगी, क्या प्लानिंग में हम ऑडिट के जो स्टेप्स हैं उनकी टाइमिंग को कंसिडर करते हैं? क्या प्लानिंग में जो ऑडिट के अंदर होना है उनकी टाइमिंग को हम लोग कंसिडर करते हैं? आप सोच के बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन रिफ्रेम करके पूछता हूं, क्या हम कुछ भी पहले कर लें कुछ भी बाद में कर ले चलेगा, या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए? फॉर एग्जांपल, हम पहले फैप करके फिर रैप कर सकते हैं, ये पहले रैप ही होगा तभी फैप हो पाएगा? क्या बोलती पब्लिक? मुझे बताओ बेटा, क्या मेरे आपसे सिंपल क्वेश्चन है, क्या हमें टाइमिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स पे ध्यान देना चाहिए या कुछ भी पहले कुछ भी बाद में हो सकता है? बता दो। यस, हमें टाइमिंग ऑफ थिंग्स पे ध्यान देना चाहिए। और वही बात बच्चों ऐसे यहां पे लिखता है, इधर देखो, ठीक है, वो डिस्क्रीट है, वो डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, रिपीटेटिव है, लेकिन याद रखें आपको कंसिडर करना पड़ेगा टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज इन ऑडिट प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल, रिस्क असेसमेंट पहले होगा और रिस्पॉन्स टू द रिस्क असेस उसके बाद होगा। ज्यादा क्या हो सकता है बच्चों? ज्यादा क्या हो सकता है? जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं बहुत। कई ऑर्गेनाइजेशंस में कभी रिस्क असेसमेंट के साथ ही रिस्पॉन्सेस चलते रहते हैं। जैसे ही रिस्क असेस हुआ आपने वहीं उसका जो है वो रिस्पॉन्स डिजाइन कर दिया। मैं फिर से बोलता हूं,
जनरली स्पीकिंग हम लोग ऐसे पढ़ते और पढ़ाते हैं कि पहले रिस्क असेसमेंट होगा फिर रिस्पॉन्स होगा, राइट? लेकिन क्या छोटी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क असेसमेंट के साथ ही रिस्पॉन्स भी हो सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा कि यहां रिस्क है, आपने तुरंत जो है उससे रिलेटेड सारी फाइल्स मंगाई, चेक करने शुरू कर दिया। ओके, बट याद रखिएगा, क्या ऐसा हो सकता है पहले रिस्पॉन्स दे दिया फिर रिस्क असेस कर रहे हो? ये कभी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों इस आंसर को कैसे तैयार करना है, इधर देखिए एवरीवन, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, एक्सप्लेन। हम बोलेंगे यस, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, it's a continuous process, it's an iterative process, it starts shortly after the completion of the previous audit and goes till end of the current audit engagement, but it includes consideration of timing of certain activities and audit procedure। ICAI का जो एग्जांपल है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने आपको अपना एग्जांपल दे दिया है कि भाई साहब आप पहले रिस्क असेस करोगे तभी उसका रिस्पॉन्स बनाओगे। ICAI बोलता है कि रोमम करने से पहले भी, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट करने से पहले भी आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी, मटेरियलिटी के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, एक्सपर्ट्स की नीड है नहीं ये पता करना पड़ेगा। मैं इस लाइन से थोड़ा अग्री नहीं करता हूं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसकी, बट याद रखिए क्या टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटी कंसिडर करनी पड़ती है? हाँ, इसका एग्जांपल ये ज्यादा बेहतर मुझे लगता है कि देखिए जी, आप रिस्क असेसमेंट की टाइमिंग को रिस्पॉन्स से जो है मैच करके चलेंगे, यानी रिस्क असेस आप पहले करेंगे और उसके बाद आप रिस्पॉन्स डिजाइन करेंगे। ये बात आपको समझ आती है? और ये बात बच्चों ने पहले भी इसी वन पेजर में भी पढ़ी हुई है, और वो पता है कहां पे थी? ये देखिए, प्लानिंग द ऑडिटर्स रैप अकर्स अर्ली इन द ऑडिट प्रोसीजर एंड प्लानिंग द एनईटी ऑफ फैप इज द आउटकम ऑफ दोज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। डन। 4 लाइनें याद करनी है, 4 लाइनें याद करनी बच्चों। नंबर 1, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज। Number 2, it's continuous, it's repetitive. Come on, बोल दो हाँ के ना, बोल दो। Number 3 बच्चों जो आपने याद करनी है, starts shortly after the completion of the last audit and goes on till the current audit engagement, till the end of the current audit engagement. And number 4, in this we need to consider, last point, we need to consider timing of certain activities and audit procedures. For example, आप ICAI का एग्जांपल देना चाहते हो कि बिफोर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट वी नीड टू कंसीडर द फॉलोइंग थिंग्स, या आप मेरा एग्जांपल देना चाहते हो तो वो भी लिख के आ सकते हो। इन एडिशन टू दिस, बिफोर डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर वी नीड टू परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर सो दैट वी कैन डिजाइन रिस्पॉन्स टू द रिस्क असेस्ड। दैट्स इट, डन। वरुण कह रहा है एपी क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर। ढिल्लो नहीं है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। डन, बोलिए। करंट ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? करंट ऑडिट एंगेजमेंट बेटा जो करंट ईयर का ऑडिट चल रहा है। हाउ मेनी रिवीजन शुड बी डन बिफोर एग्जाम? सीलू भाई अभी मत सोचो इस बारे में, मैं बताऊंगा इसके बारे में। हाँ जी, यहां तक क्लैरिटी है? जल्दी बोलिए। अच्छा जी, अब आज का जो टॉपिक बच्चों मैंने आपको पढ़ाना था वो है ऑडिट प्रोग्राम, और इसी के लिए मैं आपको मिलवाऊंगा वन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज वर्किंग इन वन ऑफ द बिग 4 और अच्छी पोस्ट पे है वो, आप उनसे अच्छी खासी जानकारी जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं ऑडिट प्रोग्राम का आपको कुछ बेसिक बताता हूं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल बातें समझने वाले हैं। ओके, शुरू करें? देखिए, या सीधा पहले प्रैक्टिकल शुरू करें? जल्दी बोलो। चलो आज सीधा पहले प्रैक्टिकल करते हैं। लो भाई लो, मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूं उनके साथ, वो भी ज्वाइन कर लेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर। अनमोल कैसे हैं आप?